हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, जहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे और हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करी थी। तो देखो, इसमें मैंने आपको समझा दिया कि आखिर ये रिएक्शन क्यों होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फैक्टर्स रिलेटेड क्या होते हैं, वो सब अब आप जान चुके हो। अब आप रेडी हो मैकेनिज्म को डिटेल में समझने के लिए। तो बस आप एंड तक वीडियो में जुड़े रहना, आपके सारे जो डाउट्स होंगे ना वो क्लियर होके जाएंगे। तो देखो, अभी आपके पास फिलहाल ये अंडरस्टैंडिंग है कि यहां पे दो केसेस होते हैं। कौन से दो केसेस? कि अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है और मैं कह रहा हूं कि लीविंग ग्रुप अपने आप बाहर चला जाए, तो उस केस में क्या है कि ये दो स्टेप की मैकेनिज्म होगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल बाद में आके अटैक करेगा। फिर एक केस है मेरे पास जहां पे मैं कह रहा हूं कि लीविंग ग्रुप अब खुद से बाहर नहीं जा रहा, अब न्यूक्लियोफाइल को उसको क्या करना पड़ेगा, उसको धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2। तो अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि SN1 कौन सा है और SN2 कौन सा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं SN1 मैकेनिज्म से। तो देखो, SN1 के केस में क्या होता है ना, मैं लेके चलता हूं पोलर प्रोटिक मीडियम। अब पोलर प्रोटिक मीडियम क्या करेगा ये आप खुद समझ चुके होंगे लास्ट वीडियो के बेसिस पे, कि अगर मैं बात करता हूं सपोज एक स्टार्टिंग मटेरियल की, जैसे मेरे पास है ये रहा CH3, ये C2H5, एक हाइड्रोजन मैं अबव द प्लेन ले रहा हूं और एक अपना कोई लिविंग ग्रुप ले लेते हैं, सपोज कोई हैलोजन ले लिया मैंने, ब्रोमीन, ये बिलो द प्लेन है। मैं कह रहा हूं SN1 में मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की खास बात ये होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं है, H2O, ROH, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो ये लीविंग ग्रुप को अपने साथ तोड़ के बाहर निकाल लेंगे। यहां पे आपके पास ये H2O कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा, राइट, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है और यहां डेल्टा नेगेटिव है। तो आपको क्या करने की जरूरत पड़ी, यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, लिविंग ग्रुप अपने आप ही बाहर चला गया है। अब लिविंग ग्रुप बाहर चला गया तो पीछे रह क्या गया, ये रहा H, ये CH3, यहां पे C2H5 और पीछे एक डेफिशिएंसी छोड़ गया, वो कार्बोकेटायन की फॉर्म में। तो यहां पे आपके पास इंटरमीडिएट मिल रहा है और ये इंटरमीडिएट आपकी इसकी पूरी स्टीरियो को चेंज करके रख देगा। तो अब आपके पास जो इंटरमीडिएट आ रहा है वो sp2 आ रहा है, प्लेनर होगा। तो यहां पे अबव द प्लेन भी अटैक हो सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक हो सकता है। तो इसी की वजह से यहां दो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि अब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो आखिर कैसे अटैक करेगा। अच्छा, एक और यहां पे मेरे पास चीज सॉल्व करने के लिए है कि न्यूक्लियोफाइल वीक चाहिए या स्ट्रांग चाहिए। अरे भाई, न्यूक्लियोफाइल अगर आप देखोगे तो लिविंग ग्रुप तो खुद ही बाहर जा रहा है, आपको कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे एक वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे, जिन पे नेगेटिव नहीं होगा, जैसे कि मैं बोल सकता हूं ROH, H2O, H2S, ये सब क्या है, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल है सर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं कैरी कर रही है। अच्छा चलो, अब न्यूक्लियोफाइल का नेचर डिसाइड हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल अबव से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल बिलो से भी अटैक कर सकता है। तो मेरे को अगर अबव से अटैक कराना है तो मैं क्या करूंगा कि ये रहा CH3, ये C2H5 और अब क्योंकि मैं उसी साइड से अटैक करा रहा हूं जहां से वो लिविंग ग्रुप गया था, तो इसीलिए लिविंग ग्रुप बिलो द प्लेन था, तो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन आके जुड़ जाएगा। अब आप कंपेयर करो, एक तो इसको और एक इसको। अब इसके केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहां पे जो स्टीरियो है वो रिटेन्ड रही, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं रिटेंशन। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां क्या है कि मैं बैक अटैक करा दूं। ये फ्रंट अटैक था, ये क्या था, ये था फ्रंट अटैक, मतलब जहां से वो लिविंग ग्रुप गया वहीं से अटैक कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां पे कि मैंने ले लिया ये C2H5, या वहीं लिखते हैं इसको जहां से ये स्टार्ट हुआ था, मैंने ले लिया CH3, C2H5 और अब क्योंकि हाइड्रोजन अबव था वो बिलो चला गया और जो न्यूक्लियोफाइल अबव था, जो लिविंग ग्रुप बिलो था, वो अब न्यूक्लियोफाइल ने अबव से आके अटैक कर दिया। नाउ दिस इज योर बैक अटैक। और ये जो बैक अटैक है ये मेरे को दिखा रहा है क्या, अब यहां पे क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसीलिए इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं।
देखो, एक केस में कोई चेंज नहीं हुआ तो रिटेंशन, दूसरे में इन्वर्जन। तो अगर आपको एक ही कंपाउंड के अंदर रिटेंशन भी देखने के लिए मिल जाए, इन्वर्जन भी देखने के लिए मिल जाए, तो ये R प्लस I मिलके एक प्रोसेस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, रेसेमाइजेशन। तो रेसेमाइजेशन जनरली एनांटियोमेरिक पेयर्स का होता है जिसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ओवरऑल आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। तो यह प्रोसेस होता है रेसेमाइजेशन का। तो आपको SN1 में क्या देखने के लिए मिल रही है, रेसेमाइजेशन। अब हमने मैकेनिज्म को तो समझ लिया, अब यहां पे आ जाता है एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्योंकि इसके ऊपर भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आखिर हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए आप पहले मेरे को बताओ कि यहां पे हम एक थोड़ी सी कम स्टेबल स्टेट से, यानी कि ये वाला जो केस मेरे को मिल रहा है वहां से मैं एक कंपैरेटिवली स्टेबल स्टेट में जा रहा हूं। तो जब आप अनस्टेबल से स्टेबल में जाते हो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब हमारे पास एक चीज यहां पे है स्टार्टिंग में, क्या कि ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो इससे मैं क्या पता लगाऊंगा कि मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। देखना, मेरे को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहां पे बनाना है किसी तरीके से। तो मैं कह रहा हूं कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब एनर्जी ओवरऑल रिलीज होगी। तो यहां मैंने ले ली एनर्जी और इधर मैंने ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इसी को मेरे को प्लॉट करके फाइनली डिटरमाइन करना है कि इस प्रोसेस में ग्राफ कैसा दिखने वाला है। देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, तभी तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी। तो जो डेल्टा H है वो बराबर होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब डेल्टा H को अगर नेगेटिव आना है मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी को लोअर होना पड़ेगा। तो मैंने प्रोडक्ट की एनर्जी को यहां पे लोअर रख दिया और रिएक्टेंट की एनर्जी को हायर रख दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो ग्राफ कैसा बनता है। तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं अभी डिटेल में आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है ये, बट फिलहाल ये समझो एनर्जी लेवल्स क्या हैं। तो ये है प्रोडक्ट की एनर्जी और ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। आई होप बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा। देखो, अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूं लाइंस को, तो ये जो रीजन है ये मेरे को डेल्टा H बताता है, और ये डेल्टा H अब देखो क्या आएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां से कम आ रही है और रिएक्टेंट की ज्यादा आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव आने वाला है। क्लियर है। अब आप देखो यहां पे प्रोसेस को समझो कि आपके पास क्या था, आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल था RX। तो हुआ क्या कि ये बॉन्ड पहले थोड़ा सा वीक हुआ होगा, तो इसको मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है। फिर उसके बाद ये बाहर निकल गया और इसने एक कार्बोकैटायन बनाया यहां पे, तो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं कि ये एक इंटरमीडिएट है। अब यहां से क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आके इस पे जुड़ रहा होगा, तो ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट 2 है। ध्यान देना, मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, जुड़ गया नहीं, इसीलिए ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। अब इन्हीं को मेरे को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब आप ध्यान से देखना कि आपको जो ये पीक्स दिख रहे हैं ये डिटरमाइन करते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये पहली ट्रांजिशन स्टेट और ये दूसरी ट्रांजिशन स्टेट। और जो नीचे आपको एक अलग से ग्रूव दिख रहा है, यहां पे ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, यही मेरा इंटरमीडिएट को डिनोट करता है। क्यों? बिकॉज इंटरमीडिएट एक स्टेबल स्टेट है और स्टेबल स्टेट में आने के लिए कोई भी चीज एनर्जी रिलीज करती है, इसीलिए उसकी एनर्जी कम आ गई। तो आपने देखा कि यहां पे दो पीक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, दो ट्रांजिशन स्टेट को वो डिनोट करेंगे और एक डिप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है जो कि इंटरमीडिएट को डिनोट करेगा। तो अब यहां से आप एक चीज और डिटरमाइन कर सकते हो, क्या कि अगर मेरे पास ओवरऑल ग्राफ दे रखा हो क्वेश्चन में, तो मैं नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के बेस पे इंटरमीडिएट बता सकता हूं। कैसे? जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स होते हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बराबर होते हैं ट्रांजिशन स्टेट -1 के। इसका मतलब आपके पास जितनी ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, आप उसमें से एक अगर सबट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स मिल जाएंगे। तो यह तरीका था हमारे पास मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पता लगाने का। आई होप आपको यह चीज क्लियर होगी। अब आ जाते हैं इनके कुछ पॉइंट्स पे। देखो पॉइंट्स क्या है कि मैं यहां पे समराइज करना चाह रहा हूं कि आखिर अभी तक हमारे पास
क्या क्या देखने के लिए मिला। तो SN1 के केस में मैं अगर स्टार्ट करता हूं तो देखो पहले हमारे पास है कि सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके देने वाला है, ठीक है। अच्छा, और मेरे पास क्या है, मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल वीक से भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो न्यूक्लियोफाइल वीक से भी काम चला सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, और देखो यहां क्या पॉसिबिलिटी है, यहां पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मैं यहां पे रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी मतलब देखो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, यहां पे एक कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट बन रहा है। अब ये कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट ना एक तरीके से यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी खड़ी करता है। कैसे कि यहां पे कार्बोकेटायन के इंटरमीडिएट की वजह से हो सकती है रिंग एक्सपेंशन, यहां पे हो सकती है क्या, शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट। तो ये सारी चीजें अब आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं। चलो ठीक है, अब हमने ये जान लिया, तो अब यहीं से कार्बोकेटायन के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रिएक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करनी है। देखो अब आप अगर इसकी रिएक्टिविटी देखोगे तो क्योंकि कार्बोकेटायन पे ये प्रोसेस डिपेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी अगर मेरे को पता चल जाए तो मेरे को पता चल जाएगा कि ओवरऑल रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होने वाली है। देखो अभी आपको मैंने मैकेनिज्म बताया, इसमें पहला स्टेप देखो आप, पहला स्टेप क्योंकि आपका एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो वो जनरली एक स्लो फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्योंकि स्लोएस्ट है इसीलिए यही प्रोसेस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है ये मेरे को बताएगा रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी मेरी कार्बोकेटायन पे अगर डिपेंड कर रही है तो वो तो सबसे स्टेबल 3 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, क्योंकि यहां पे आपके पास नॉनो अल्फा H देखने के लिए मिलेंगे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही थी इसीलिए 3 डिग्री की सबसे ज्यादा स्टेबल। अब आ जाओ इसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी पे, अगर हम देखें लीविंग ग्रुप टेंडेंसी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि आयोडीन क्योंकि सबसे अच्छा वीक बेस है इसीलिए वो सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और नेगेटिव उस पर स्टेबल होगा, तो इसीलिए लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा हो गया आयोडीन, फिर हो गया ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो ये हो गई इसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब यहां से एक चीज और निकलती है जिसको हम कहते हैं रेट। तो देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपके पास यही पहले वाला, तो यही मेरे को बताएगा कि रेट कैसा है। तो देखो बराबर हो गया रेट कांस्टेंट के। अब देखो जब न्यूक्लियोफाइल बाद में आ रहा है तो उसका रोल ही नहीं रहा कुछ, तो हमारे लिए जो काम का है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट। तो जो इसका रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आ रहा है, लिविंग ग्रुप तो चला गया पहले स्टेप में ही, तो इसीलिए इसका रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, जिसकी पावर है 1। तो जब उसकी पावर 1 है तो यहां पे मेरे को क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसका ऑर्डर हो गया 1, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 1। तो इसी के बेसिस पे अब आपको पता चलेगा कि हम इसे SN1 क्यों बोलते हैं। तो जब इसका ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, तो मैं इसको बोलता हूं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यानी कि SN1 रिएक्शन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर हम इसको SN1 क्यों बोल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं, और एडिशनल पॉइंट्स जो होंगे वो मैं यही मेंशन कर देता हूं, जैसे कि मेरे पास यहां पे रिटेंशन भी देखने के लिए मिल रही है और इन्वर्जन भी देखने के लिए मिल रही है। तो इन्हीं प्रोसेसेस को मैंने क्या बोला था, अगर एक ही कंपाउंड में आपको ये दोनों देखने के लिए मिले, इसी को हम कहते हैं क्या, रेसेमाइजेशन। तो ये थे पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड, SN1 की रिएक्टिविटी से रिलेटेड। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहां से उठ के कुछ भी क्वेश्चन बना के वो आपको दे सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको रटने नहीं है, समझने हैं, समझने के बेसिस पे आपका काम हो जाएगा। चलो तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक काम कराता हूं, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताता हूं ताकि आपको फिर मैं हायर लेवल पे लेके जाऊंगा। बेसिक क्वेश्चंस इसके कैसे बनते हैं, जैसे मैं बोलूं एक मेरे पास ये रिएक्टेंट है, एक मेरे पास ये रिएक्टेंट है और एक मेरे पास ये रिएक्टेंट है, तो मैं मार्क कर देता हूं ये A, ये B और ये C। अब मुझे बतानी है यहां पे SN1 की रिएक्टिविटी। तो कितना सिंपल है, तीनों ही सेम लीविंग ग्रुप है,
तो डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। तो SN1 की रिएक्टिविटी में एक काम किया करो, आप लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन है वो बना लिया करो। तो देखो यहां पे जो बनेगा वो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, यहां पे 1 डिग्री का और यहां पे 3 डिग्री का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा C, फिर A और फिर B। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। एक और कराता हूं ऐसा ही। अब ले लेते हैं एक लिविंग ग्रुप के बेस पे, जैसे सपोज यहां पे आयोडीन है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे ब्रोमीन है। इन्हीं तीनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये A, ये B और ये C। मुझे क्या बताना है, अगेन SN1 की रिएक्टिविटी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन, आयोडीन, तो इसीलिए A की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर B और फिर C। तो ये थे क्वेश्चन जिसके बेसिस से रिलेटेड, कि जब हम सिर्फ रिएक्टेंट के बेस पे कर सकते हो या हम सिर्फ लिविंग ग्रुप के बेस पे कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे मेरे को देखने के लिए मिलती है रीअरेंजमेंट, मेरे को मिलती है शिफ्टिंग। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे सपोज मैं ले रहा हूं स्टार्टिंग मटेरियल, ये मैंने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया। अब मैं बता ही नहीं रहा आपको, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि SN1 करानी है 2 करानी है, आपको खुद समझना है। तो अगर H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो क्या करता है, SN1 फॉलो करता है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना होता है, हमेशा आप बना लो यहां पे कार्बोकैटायन, क्योंकि हमेशा लिविंग ग्रुप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पहली बार चला जाएगा। अब क्योंकि यहां पे मेरे को दिख रहा है ये 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है या 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, बट यहां पे एक पॉसिबिलिटी है क्या, कि इसको दिख रहा होगा यहां पे एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और क्या बना लेगा, एक बेटर स्टेबिलिटी वाला कार्बोकैटायन। अब लास्ट स्टेप में यहां पे वाटर का अटैक करा के आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये तरीका है शिफ्टिंग का। अब एक आपको मैं केस और बता देता हूं, किसका, एक्सपेंशन का। जैसे मेरे पास ये है स्टार्टिंग मटेरियल, अगेन मैंने इसमें डाला वाटर। तो क्या करना है, पहले स्टेप में तो आपको सीधा सीधा कार्बोकैटायन बना लेना है और कार्बोकैटायन ऐसा दिखेगा। अब क्योंकि ये 5 मेंबर की रिंग है और दूसरा 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, तो इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये रिंग एक्सपेंशन करके अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में लेके आए और 3 डिग्री का भी बन जाएगा, और जो रिंग के अंदर का स्टेरिक रिपल्शन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि रिंग 5 मेंबर से 6 मेंबर की जो रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पे एक्सपेंशन कैसे करनी है, आई होप आप पढ़ के आए होगे, बट फिर भी मैं याद दिला देता हूं कि हम पहले तो मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। करना क्या है, फर्स्ट और 6th को जोड़ देना है और सेकंड और 6th को तोड़ देना है। तो ये आ गई मेरी 6 मेंबर की रिंग, इसमें मार्क कर लो 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो फर्स्ट और 6th को हमने जोड़ दिया, सेकंड और 6th को हमने तोड़ दिया। तो इसका मतलब अब जो मेरे पास कार्बोकैटायन है, अच्छा अब एक मिथाइल ग्रुप और है जो फर्स्ट कार्बन पे लगा था, वो ये रहा, और यहां पे आ गया कार्बोकैटायन। तो अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है आप वो इसमें डालो। ये डाला मैंने वाटर और यहां पे अटैक कर दिया अपने न्यूक्लियोफाइल का जहां पे कार्बोकैटायन बना था। देखो कितना सिंपल है। तो ये थे क्वेश्चन जिसके कुछ शिफ्टिंग से और रिंग एक्सपेंशन से रिलेटेड। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी लेके आया हुआ हूं, तो इससे डील करते हैं। चलो देखो पहले केस में आपके पास क्या है, यहां पे जब आप कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, ये 2 डिग्री का बनेगा और ये 1 डिग्री का बनेगा। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, 3 डिग्री की। कितना सिंपल है। नेक्स्ट आप देखो यहां पे, नेक्स्ट में देखो आपको सबसे पहला काम यही करना है SN1 रिएक्टिविटी में कि जो आपका लिविंग ग्रुप है उसको बाहर निकाल के कार्बोकैटायन बनाओ। जब आप यहां से लिविंग ग्रुप को बाहर निकालोगे तो एक प्रॉब्लम है क्या, कि ये बनेगा विनाइलिक कार्बोकैटायन, जो कि बहुत अनस्टेबल होगा। ये विनाइलिक हैलाइड है ना, यहां से आप निकालोगे तो वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आके जुड़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। यहां से जब आप निकालोगे तो यहां कार्बोकैटायन बनेगा, जिसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, यहां पे तो रेजोनेंस मिल रही है। ये कैसा है, ये एलाइलिक हैलाइड है एक तरीके से। तो अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहां है, सेकंड केस में, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी SN1 में बेटर होगी। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा GOC आना चाहिए, बट ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो
अब आपको कार्बोकैटायन बनाना है यहां पे, तो सारे के सारे कार्बोकैटायन जो हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, बट कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए होता है, हमें उसको न्यूट्रल बनाना है। तो यहां पे जो CH3 है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज कर रहा है, यहां पे कोई भी नहीं है। यहां पे जो NO2 है वो -m से डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, तो इसने हमारे जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ था ना उसको बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी या सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फर्स्ट की और लास्ट वाले की सबसे कम। आई होप आपको यह भी क्लियर हुआ होगा। हमें रेट ऑफ SN1 ही डिटरमाइन करना था, अभी तो हम एक एक से ही डील कर रहे हैं। जब मिक्स आता है ना क्वेश्चन तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आओ देखिए और क्या क्वेश्चंस है। देखो फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, अभी हमने देखा जब ये बाहर जाएगा तो यहां पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा थ्रू रेजोनेंस। यहां पे तो कुछ नहीं है, इस कार्बोकैटायन को सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है। बेटर प्रायोरिटी किसको मिलती है? रेजोनेंस को, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बेटर। नीचे वाला क्वेश्चन देखो आप, तो ये तो सेम ही है, ऊपर वाले को इन्होंने बस एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया। यहां पे पहले ही कार्बोकैटायन है तो ये अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसीलिए रिएक्टिविटी बेटर। अब नीचे वाला चेक करो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, हो सकता है आपने केसेस पढ़े भी हुए हों। क्या है कि जब आप यहां कार्बोकैटायन बनाओगे तो दोनों ही प्राइमरी बन रहे हैं, बट यहां वाले केस में एक अच्छी चीज क्या है कि ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से हायर स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड कर रहा होगा। ये चाहे तो रिंग एक्सपेंशन कर ले, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 2 डिग्री का बन जाएगा, बट फिर भी डांसिंग रेजोनेंस जो है वो नॉर्मल रेजोनेंस से या मीजोमेरिक से भी आगे आती है, इसीलिए जो रिएक्टिविटी है वो इसकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू योर बी। तो ये तरीका था यहां पे SN1 की रिएक्टिविटी पता लगाने का। और क्वेश्चंस चेक करते हैं। देखो यहां पे क्या है, अगेन जब मैं रिलीज करूंगा कार्बोकैटायन बनेगा और ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है जो कि रेजोनेंस में बिजी होगा, और यहां पे तो मेरे पास क्या आने वाला है, एराइल कार्बोकैटायन आने वाला है। और भाई रिंग के ऊपर या sp2 के ऊपर जो पॉजिटिव होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने जीओसी किस हद तक पढ़ी है या आपको कितनी समझ में आई थी। देखो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे आ गया पॉजिटिव, और जब यहां से बाहर निकालूंगा तो स्ट्रक्चर पे यहां पॉजिटिव। अब आप चेक करो और याद करो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट, जहां पे आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, भले ही प्लेनर हो, भले ही डिलोकलाइजेशन में बिजी हो, बट ये एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना रहा है और ये तो स्टेबिलिटी को बर्बाद कर देगा। और यहीं आप इधर चेक करो तो ये 2n पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है, मतलब ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा होगा, और फॉलो कर रहा होगा तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आपके पास 4 का मल्टीपल हो, 4, 8, 12 एंड सो ऑन, तो एंटी, और अगर 2, 6, 10 ये नंबर्स आपको देखने के लिए मिले तो एरोमेटिक। तो बेटर रिएक्टिविटी किसकी हो गई? इसकी हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब आप चेक करो नीचे वाला क्वेश्चन। देखो अगेन आपके पास, आप चाहो तो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो ताकि आपको आइडिया होगा कि अभी तक हमने जितना पढ़ा वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में, तो पहले स्ट्रक्चर में जब आप Br बाहर निकालोगे तो आपके पास पॉजिटिव इधर आके लगा होगा। दूसरे स्ट्रक्चर में जब आप निकालोगे तो ये रहा ऑक्सीजन और पॉजिटिव इधर लगा होगा। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में आपके पास एक चीज अलग है, और वो है कि इधर एक बोरॉन है, और उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको कि ये क्या करने वाला है। पहले केस में देखो आपको sp3 दिख गया, प्लेनैरिटी खत्म, बट डिलोकलाइजेशन तो देखने के लिए मिल रही है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर, ये होगा नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड और एक डिलोकलाइज्ड, तो टोटल 2, 4 और 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो सर एरोमेटिक हो गया, इसने अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी होगी। आओ लास्ट वाले को देखते हैं। अब यहां पे क्या है कि ये बोरॉन है। अब बोरॉन की वजह से एक चीज होगी
कि यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मतलब आपके पास प्लेनैरिटी मेंटेन्ड है, और प्लेनैरिटी मेंटेन्ड है तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, जो कि यहां पे 4 है, तो ये प्लेनर हो गया। चलो ठीक है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा, और एंटी एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा खराब होता है, ये हमें पता ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर मैं SN1 की रिएक्टिविटी यहां पे निकालूंगा तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक की, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ये आपने पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक, क्योंकि जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जनरली डाइमराइज कर जाते हैं। तो यहां पे अब आप देखो जो SN1 की रिएक्टिविटी ओवरऑल आएगी वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक मतलब B में, फिर नॉन एरोमेटिक मतलब A में, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक यानी कि C में आएगी। तो ये थी रिएक्टिविटी हमारे पास SN1 की, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे पास अब फाइनली SN1 मैकेनिज्म खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहां पे SN2 मैकेनिज्म। तो मीडियम से ही आपको पता चल जाएगा कि हम आखिर क्या करने वाले हैं। देखो, अगर मैं यहां पे अगेन स्टार्टिंग मटेरियल लेता हूं अपना सेम, आपको सिंपल रखने की कोशिश करूंगा मैं। ये रहा CH3, ये C2H5, मैंने क्या किया यहां पे अबव द प्लेन H जैसे पहले लिया था, और यहां बिलो द प्लेन मैंने Br ले लिया। तो अब आपको क्या करना है, पहले केस में हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, तो SN2 में जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर एप्रोटिक होता है। तो इससे मैकेनिज्म कैसे चेंज होगी सर, वो दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो, अब क्योंकि सॉल्वेंट एप्रोटिक है, मतलब यहां पे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं एसीटोन का या फिर DMF का, तो ये सब पोलर एप्रोटिक है। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है कि ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करते, नो H बॉन्डिंग, तो मेरे लीविंग ग्रुप को बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे। SN1 में लीविंग ग्रुप खुद पे खुद बाहर जा रहा था, अब ये नहीं जाएगा, ये ढीठ बन के बैठा हुआ है यहां पे। तो इसको भेजने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेके आना पड़ेगा एक तगड़ा बंदा, या फिर मैं बोल सकता हूं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेके आना पड़ेगा। अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको धक्के मार के बाहर निकालेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसा हो सकता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे OH-, SH-, N3-, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये इसको बैक अटैक करके धक्का मार के बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से अब आपको यहां पे कोई इंटरमीडिएट देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब अब जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा CH3, ये रहा C2H5। न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा था, बैक से, तो इसको मैंने बैक पे जोड़ दिया। लीविंग ग्रुप आगे से जा रहा होगा, तो इसको मैंने आगे लिख दिया। तो अब आपके पास यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनी है, यहां बनी है एक ट्रांजिशन स्टेट। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ही है, आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। तो अब लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, और यहां पे जो बनेगा वो एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब CH3 जहां था वहीं आ गया, C2H5 जहां था वहीं आ गया, हाइड्रोजन अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला गया, जो न्यूक्लियोफाइल है अब वो अबव द प्लेन लग गया। तो अब आप ध्यान से देखो, एक केस में है आपके पास ये, जहां पे आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें बिलो द प्लेन में लीविंग ग्रुप था, और इस केस में आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल अब अबव द प्लेन आया है। तो क्या देखने के लिए मिला, आपको देखने के लिए मिला इन्वर्जन। तो यही चीज कहलाती है वॉल्डन इन्वर्जन। तो यहां पे अब हमारे पास कोई रिटेंशन, कोई रेसिमाइजेशन कुछ नहीं है, प्योरली इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। आपको कुछ नहीं करना, जहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो वहां से आएगा, उसके बैक साइड से आपको अटैक करना है लीविंग ग्रुप के। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि SN2 की मैकेनिज्म कैसे जाने वाली है। तो मैं आपको यहां पे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बना के दिखा ही देता हूं साइमल्टेनियसली। देखो, अब प्रोसेस तो ये भी एक्सोथर्मिक ही होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस एक्सोथर्मिक ही होती हैं, मतलब जो प्रोडक्ट है मेरा वो नीचे ही आने वाला है, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से नीचे ही आएगा। यहां ले ली मैंने एनर्जी, यहां ले लिया मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
तो जैसा पहले कर रहा था मैं, ये रहा मेरा प्रोडक्ट और ये रहा रिएक्टेंट। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो। तो ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ ऐसा, ये स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट से और फिर आके प्रोडक्ट पे खत्म हुआ। तो अब आप एक चीज देखो कि यहां पे आपको कोई दो पीक्स नहीं मिल रही, एक ही पीक मिल रही है और कोई डिप्रेशन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट है। तो आपका ये जो पीक है यही आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट को बता रहा है, जो कि मैंने आपको इधर डिपिक्ट कर रखा है। तो ये हो गया आपका ग्राफ किस चीज का, SN2 के लिए। देखो अगर आप यहां पे लाइन एक्सटेंड करते हो तो ये वाला रीजन अगेन आपको डेल्टा H देगा, और क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है तो ओवरऑल जो आपके पास डेल्टा H आएगा वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नेगेटिव आएगा। तो ये तरीका था हमारे पास SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी पता लगाने का। अब हमने ये सब समझ लिया है, तो टाइम है SN2 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने का, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा और यहीं से हम इसकी रिएक्टिविटी भी सीखेंगे। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, पहला पॉइंट है देखो सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखने के लिए मिल रहा है, भाई धक्का वक्का मार के बाहर निकालना है तो कम से कम बंदा तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। चलो ठीक है। अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो तो यहां पे देखने के लिए नहीं मिल रहा, बट ट्रांजिशन स्टेट जरूर देखने के लिए मिल रही है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब आ जाओ इसकी रेट पे, या फिर पहले देख लेते हैं इसकी रिएक्टिविटी पे। अब आप इसको समझो, देखो आपको किसी को धक्का मारना है, किसी को पीटना है, तो उसके लिए आप चाहोगे कि उसके आसपास कम से कम बंदे खड़े हों, आपका 1-on-1 इंटरेक्शन हो उसके साथ। तो SN2 में लिविंग ग्रुप खुद से बाहर जा नहीं रहा था ढीठ, तो इसको धक्के मार के बाहर निकालना था। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा रिएक्टेंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे भीड़ कम हो। भीड़ सबसे कम कहां होगी, 1 डिग्री में, इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 1 डिग्री की और सबसे कम 3 डिग्री की। पहले वाले केस में SN1 में हम डिटरमाइन कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट, बट यहां तो इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो कहां अटैक करेगा सबसे बढ़िया, 1 डिग्री में, इसलिए 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो गई। और इसके पॉइंट समझो, देखो अब यहां पे मेरे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एंटी एडिशन के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि मैं बिहाइंड अटैक कर रहा हूं यहां पे। तो एंटी एडिशन की वजह से यहां क्या हुआ, इन्वर्जन हुई, या फिर इसको बेटर तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज योर वॉल्डन इन्वर्जन। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर होंगे। कुछ नया नहीं बता रहा मैं सब वही बता रहा हूं जो मैंने आपको मैकेनिज्म में पढ़ाया है। अब देखो यहां पे आ जाता है इसका रेट। तो रेट क्या डिटरमाइन करेंगे, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, एक ही स्टेप है भाई, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। पहले वाले में तो फिर भी मेरी डबल स्टेप थी, यहां तो एक ही स्टेप है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ये स्टेप नहीं काउंट होता, स्टेप इंटरमीडिएट के बेस पे काउंट होता है। तो SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। SN1 में 2 स्टेप में हो रहा था, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहले वाला था मेरा। तो अब यहां पे जो रेट है वो डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा और साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही स्टेप है, तो जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर रेट डिपेंड करेगा। दोनों की पावर है 1, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, मॉलिक्यूलैरिटी भी हो गई 2, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये रिएक्शंस कैसी हैं, ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं। और ये बाय वर्ड लग गया ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, SN2। तो ये था रीजन कि हम इसको आखिर SN2 क्यों बोल रहे हैं। मैकेनिज्म आपके सामने है पूरी, आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स भी हैं। आपको चाहो तो ऐड कर सकते हो इसमें कि मैं देखूंगा यहां पे जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है वो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगी। लिविंग ग्रुप अगर यहां पे मैं देखता हूं तो भाई I- ही बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा, यहां Cl- और फिर F-, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो ओवरऑल
वीक बेस के बेसिस पे ही हम बता पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा वीक बेस I माइनस, इसलिए वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप। चलो अब मैं आपको बेटर क्वेश्चंस पे लाऊं, उससे पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया दे देता हूं। बेसिक क्वेश्चन इन द सेंस यहां पे क्या है कि देखो, अब जो रिएक्टिविटी हम पहले देख रहे थे, सपोज ये मेरे पास है, एक ये एल्काइल हैलाइड है, एक ये है और एक ये है। तो भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कहां पे है? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 1 डिग्री में है, पहले वाला 1 डिग्री। तो इसीलिए SN2 की रिएक्टिविटी अगर मैं बोलूंगा तो A में, फिर B में और फिर C में। कितना सिंपल है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसके बेसिस पे। तो हम चाहें तो और क्वेश्चंस यहां पे डायरेक्टली इन्हीं को डील कर सकते हैं। देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं उठा के देखूं तो पहले केस में मेरे पास क्या आ रहा है? 0 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है और फिर 3 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 0 डिग्री में। ऐसा नहीं है 1 डिग्री में ही सबसे कम होगी, जितनी कम हिंड्रेंस उतना आसान हो जाएगा इसके लिए अटैक करना, इसीलिए सबसे ज्यादा 1 में आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करो। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पे क्या है मेरे पास? ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है और ये 2 डिग्री का है, तो इसकी रिएक्टिविटी बेटर होगी, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे पास एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, सिंपल। लीविंग ग्रुप दोनों सेम है, तो रिएक्टेंट के बेस पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, यहां देखो, अब आपके पास क्या है कि अगर आप इधर अटैक करोगे तो ये तो लोन पेयर यहां रेजोनेंस में बिजी है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड जो है वो उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई होगी। बट यहां पे ये वाला जो कार्बन है वो फ्री है और उसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बेटर हो जाएगी। यहां पे ये रेजोनेंस में बिजी है। तो अब उल्टा हो गया। देखो, SN1 में हम कार्बोकैटायन बनाते थे और रेजोनेंस चेक करते थे। यहां पे क्योंकि ये रेजोनेंस में बिजी है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये दोनों कंडीशन जिसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगी, इसीलिए बेटर रिएक्टिविटी सेकंड वाले में। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, तो जब आपके पास ये एरोमेटिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको डील करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो आप ध्यान रखना। आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। देखो, मैंने आपको SN1 में कहा कि आप कार्बोकैटायन बना के चेक करो, तो जहां कार्बोकैटायन जहां स्टेबल वहां रिएक्टिविटी ज्यादा। बट यहां पे आपको क्या करना है, SN2 में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। वैसे तो कोई कार्बन आयन इंटरमीडिएट नहीं बनता, बट स्टिल आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन ज्यादा होता है। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है भाई? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे। तो आप देखो, पहले केस में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? NO2, और NO2 क्या करता है? -M -I। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कुछ हद तक ज्यादा होने वाली है। देखते हैं बाकियों को। यहां पे कोई भी ग्रुप नहीं है, यहां पे CH3 है जो कि +H +I लगा रहा होगा, यहां पे OMe है जो कि +M लगा रहा होगा। तो ये तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट वाला आ जाएगा आपके पास, NO2। वैसे आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट ये फॉर प्योरली अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूं कि SN2 में आप चाहो तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, आपको SN2 की रिएक्टिविटी मिल जाएगी। देखते हैं और क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। देखो, अब जैसे हमें आइडेंटिफाई करना है यहां पे, ये एक काम करते हैं, मैं आपको एडिशनली कुछ केसेस बता देता हूं जहां पे SN1 SN2 पॉसिबल नहीं होंगी। जैसे कि मैं यहां पे पहला ले रहा हूं, केसेस वेयर नो SN1 पॉसिबल। पहला केस तो क्या है? देखो, पहला केस तो मैं सिंपल लेके चल रहा हूं। अगर आपके पास कोई बैड लिविंग ग्रुप हुआ, जैसे कि फ्लोरीन, तो यहां पे कोई SN1 नहीं होगी। फ्लोरीन क्या है? एक बैड लिविंग ग्रुप। हमने देखा कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ इट्स वीक बेस टेंडेंसी। और एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई लिविंग ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, या तो ये वाला केस, या फिर अगर विनाइलिक वाला केस हो, तो यहां पे भी मेरे पास कोई SN1 देखने के लिए नहीं मिलेगी। तीसरा केस है मेरे पास कि अगर मैंने कोई 1 डिग्री का या 0 डिग्री का कम से कम हिंड्रेंस ले ली, तो इसको रिलीज करोगे तो कार्बोकैटायन को कोई स्टेबिलिटी ही नहीं मिल रही, कहीं से भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, इसीलिए यहां पे भी नो SN1। या चाहो तो आप इसको डायरेक्टली अटैच कर दो, मतलब ये रहा CH3 और Cl। देखो, अब यहां पे कार्बोकैटायन आएगा, कोई इंडक्टिव नहीं लग रहा, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, कोई मीजोमेरिक नहीं, कोई रेजोनेंस, कुछ नहीं, तो इसलिए यहां भी
नो SN1 पॉसिबल। तो ये वो केसेस हैं जहां पे SN1 पॉसिबल नहीं है। अब साइमल्टेनियसली हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे समझ सकते हैं कुछ ऐसे केसेस जहां पे SN2 पॉसिबल नहीं है। सो मैं लिख लेता हूं यहां पे केसेस वेयर नो SN2 पॉसिबल। तो इसमें भी देखो दो केसेस तो ओवरलैप करेंगे। पहला है अगर मैं ले लूं यहां पे कोई बैड लिविंग ग्रुप जैसे कि RF, कोई SN2 नहीं होगी। अगेन रीजन क्योंकि एक बैड लिविंग ग्रुप है। और मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं यहां पे ले लूं सपोज अगेन एक मैंने बेंजाइल हैलाइड ले लिया या एराइल हैलाइड ले लिया और एक विनाइलिक हैलाइड ले लिया। तो ये भी क्या है, इसके लोन पे रेजोनेंस में बिजी होंगे, लोन पे रेजोनेंस में बिजी होंगे, उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तीसरा केस मेरे पास है कि अगर मैंने कोई 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड ले लिया तो भाई साहब धक्के मार के किसी को बाहर निकालना है और यहां पे 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, बल्कि जो क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और मेरे अटैक को कम करेंगे। इसीलिए यहां पे भी SN2 पॉसिबल नहीं होगी। तो ये वो केसेस हैं जहां SN1 SN2 आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहां पे देखो क्या आपके पास दिया हुआ है कि जैसे कोई CH3OH, अब आपको आइडेंटिफाई भी खुद ही करना है कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। तो जैसे CH3OH है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 प्रोडक्ट्स बना देने हैं। एक में इन्वर्जन शो कर देना, देखो यहां पे मैंने क्या किया, रिटेंशन शो करी, और एक में मैं क्या कर रहा हूं, इन्वर्जन शो कर रहा हूं। ये रहा H और ये रहा D। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब SN1 होगी, कब SN2 होगी। अब नीचे वाला केस देखो, आपके पास है PHOH, तो PHOH अब आपको दिया हुआ है तो होगा तो यहां पे भी SN1 ही। तो कुछ नहीं करना, एक केस में इन्वर्जन और एक केस में रिटेंशन, मतलब ये CH3 एज इट इज, यहां पे PH, यहां पे H और यहां पे OPH। और दूसरे में मैंने क्या किया, ये रहा PH, ये रहा H। अब मुझे शो करनी है क्या, इन्वर्जन। तो मेरा जो लीविंग ग्रुप है वो पीछे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा OPH। तो देखो पहले में आपको क्या मिली, रिटेंशन, दूसरे में इन्वर्जन। यहां पे आपको क्या मिली, रिटेंशन, यहां मिली इन्वर्जन। तो ये था तरीका SN1 को आइडेंटिफाई करने का। अब देखो कितने अच्छे हैं ये। वैसे तो नेगेटिव देख के आप पता लगा सकते थे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, ये न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग। जैसे पहले में आपके पास ये जो न्यूक्लियोफाइल था वो न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल था क्योंकि ये कोई नेगेटिव कैरी नहीं कर रहा। यहां पे अब आपको बता रखा है कि SN2 करानी है और SN2 के केस में इन्वर्जन होती है। बट यहां पे आप ध्यान देना कि जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है वहां पे कोई स्टीरियो है ही नहीं। तो आप सिंपल क्या करो, ये रहा मिथाइल, यहां पे आप लगा दो क्या, इस कार्बन पे OCH3, Cl बाहर निकल गया, OCH3 को छोड़ गया। अब इधर यहां पे एक अगेन मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप जुड़ा है ये बाहर जाएगा और आपके पास ये CH3 एज इट इज आ गया। और अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, क्योंकि लीविंग ग्रुप अबव द प्लेन था तो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन आएगा। इसीलिए यहां पे क्या मिली, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप आपको ये वाला केस भी समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पे क्या है, SN1 अटैक कराना है और SN1 का मतलब रिंग एक्सपेंशन। तो ये 5 मेंबर की रिंग अपने आप को रीअरेंज करके 6 मेंबर की रिंग बना लेगी और ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर यहां पे सेकेंड स्टेप में आपके पास अटैक होगा और ये अटैक इधर हो गया OH का। लो ये नीचे वाला केस देखो, अब यहां पे क्या है, दोबारा इन्होंने बता दिया SN1 मैकेनिज्म फॉलो करनी है। तो आपको सिंपल पहले तो लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देना है। लीविंग ग्रुप को जब आप बाहर निकाल दोगे तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा PH, ये हो गया CH, CH3, यहां कार्बन और यहां कार्बन। अब इस कार्बन को बड़े मजे आ रहे थे, जो कार्बोकैटायन बना वो 3 डिग्री का बना, बट उसने देख लिया कहीं से झांक के कि भाई साइड में ये PH है, ये PH मेरे को रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा और ये वाला कार्बन 3 डिग्री भी होगा। भाई मैं तो जा रहा हूं यहां से, मैं तो इसको स्टेबिलिटी की स्टेट में लेके जा रहा हूं। कैसे, अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा। तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करनी पड़ेगी।
जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पीएच इधर है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां, यहां और यहां, इधर हाइड्रोजन लग गया और इधर आपका कार्बोकेटायन लग गया। अब उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्टेट मिल रही है, तो वो क्या करेगा, खुशी खुशी अब यहां से ROH लेके ये आ गया आपके पास पीएच, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां OR, यहां कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन। तो ये फाइनली आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको SN1 की रिएक्टिविटी के बाद करवाया भी था। तो हो क्या रहा है यहां पे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आपके सामने अगर मैं चाहूं तो यहां पे एक डिफरेंस की फॉर्म में बता सकता हूं कि आपके पास क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। देखो SN1 में जो सॉल्वेंट होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। SN1 में आपके पास मिलेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले। तो यहां पे सॉल्वेंट मिल रहा है कैसा, पोलर प्रोटिक, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। SN2 में आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मिल रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल है और यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे मेरे पास इन्वर्जन भी मिल रही थी और रिटेंशन भी मिल रही थी, बट यहां पे सिर्फ इन्वर्जन देखने के लिए मिल रही है। क्या मिल रही है, सिर्फ इन्वर्जन, कोई रेसेमाइजेशन नहीं मिल रही। यहां पे सेम साइड पे अटैक हो रहा था प्लस अपोजिट साइड पे, और इधर सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड, या फिर बेटर तरीके से अगर हम इसको लिखें तो मैं लिख सकता हूं एंटी अटैक हो रहा था। ठीक है, और बताओ और मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और पॉसिबिलिटी ये है कि हाँ, और केसेस हमारे पास ये बन सकते हैं कि यहां पे जो रेट है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। बट इधर मेरे पास रेट किस पे डिपेंड करता था, ना तो रिएक्टेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, बट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिक्यूलर, और ये रिएक्शन कैसी है, बायमोलिक्यूलर। तो ये इसके हमने कुछ डिफरेंसेस देखे जो कि आपको, मेरे को नहीं लगता कि कुछ नया यहां पे सीखने के लिए मिला होगा, बट ठीक है, हमने जो पीछे पढ़ा वो आपको एक तरीके से रिवाइज होने के लिए मिल गया। तो अब मैं देखता हूं यहां पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि आखिर हमने जो पढ़ा है वो एग्जैक्टली पूछा भी जाता है कि नहीं पूछा जाता है। चलो अभी आपका टेस्ट हो जाएगा, आप चाहो तो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ताकि आपको पता चले कि आपने जो पीछे सीखा है वो समझ आया कि नहीं आया। SN1 की रिएक्टिविटी बतानी है। पहले केस में आपके पास 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, यहां पे 1 डिग्री का है। इधर आपके पास जो एल्काइल हैलाइड बनेगा या जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इधर मीजोमेरिक से स्टेबल हो रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से कोई चीज अगर स्टेबल होगी मेरे भाई या मेरी बहनों, तो उसमें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब यहां पे थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा 2 डिग्री यानी कि फर्स्ट की, फिर आ जाएगी सेकंड की। तो इसका मतलब 3, 1, 2 मुझे कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन यहां पे आता है पेपर में, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि उसको डील कैसे करना है। देखो ये वाला, यहां पे भी आपको क्या बतानी है, अगेन SN1 की रिएक्टिविटी बतानी है। तो थोड़ा सा साइड हट जाता हूं मैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे और आप खुद भी अटेम्प्ट करो। देखो पहले केस में दोबारा 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड, यहां पे 1 डिग्री का। इधर आपके पास मीजोमेरिक से स्टेबलाइज्ड होगा जो कार्बोकेटायन बनेगा, तो वो तो बेटर होने वाला है। यहां पे कार्बोकेटायन रेजोनेंस तो है बट कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कि वो 3 से कम हो, बट 1 और 2 से तो ज्यादा ही होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहां पे किसकी आ जाएगी, वो आ जाएगी देखो C की, फिर D की, फिर उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री इसीलिए A और फिर B। तो ये आपके पास ऑर्डर आएगा CDAB, जो कि मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर C में देखने के लिए मिल रहा है। देख लो CDAB सिर्फ यही मिल रहा है। देखो C की सबसे ज्यादा है तो आप ऑप्शन D को और A को तो पहले ही रिजेक्ट कर चुके होंगे, तो बचा सिर्फ और सिर्फ C। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, ये अगेन जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है
और इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, बिकॉज इसमें उन्होंने अच्छे कॉन्सेप्ट यूज करे हैं। देखो SN1 बताना है, उन्होंने कहा है एक्वस AgNO3 के साथ कौन रिएक्ट करेगा। तो एक्वस AgNO3 के साथ जब प्रेसिपिटेट करता है तो आपके पास एक कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन बन रहा है मतलब कहीं ना कहीं मैं SN1 की रिएक्टिविटी चेक कर सकता हूं। तो यहां से जब लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, जब यहां से लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो ये वाला कार्बोकैटायन में कोई रेजोनेंस नहीं है। ये देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया बीच में, नो रेजोनेंस। तो ये तो रिएक्टिविटी में पीछे जाने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये वाला देखो ऑप्शन नंबर डी, जब ये बाहर निकलेगा ये कार्बोकैटायन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ये भी ज्यादा होने वाला है। अब मेरे को चेक करना है ऑप्शन नंबर बी। यहां पे देखो, जब ये लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखे, जब ये लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो ये जो पॉजिटिव बनेगा यहां पे, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको रेजोनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहां पे रेजोनेंस में बिजी है। मतलब ये लोकलाइज्ड है ही नहीं, ये डीलोकलाइज्ड है सर। तो इसीलिए ये भी गया, अब ये गया और ऑप्शन नंबर बी गया। अब हमें डिसाइड करना है बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में आप देखो, आपके पास नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और ऑप्शन डी में आपके पास ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो याद रखना, डोनेटिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो डोनेट कर देगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए अगर मैं डोनेशन की बात करता हूं तो आप नोट करके लिख लेना, नाइट्रोजन की बेटर होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगानी पड़ती हैं। इसीलिए जीओसी आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए। ये सब बेसिक जब स्ट्रांग होते हैं तो आपका जो आगे के चैप्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। और क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो ये तो थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। मैं बताता हूं क्या। तो देखो, अगर आप पहले केस में चेक करो, ये NaCN मतलब Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो देखो अब SN2 मैकेनिज्म जब ये फॉलो करेगा, ये रहा लीविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा। तो पहले केस में आपके पास क्या बनेगा, पहले केस में OCH3 एज इट इज लगा हुआ है, और यहां पे आपके पास लग जाएगा क्या, साइनाइड। अब आप देखो, आपके पास साइनाइड के बाद आ रहा है OH माइनस। तो OH माइनस क्या है, अब जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है ये एक बेस की तरह एक्ट करता है, मैं आपको एलिमिनेशन में पढ़ाऊंगा। तो यहां से ये एक H एक्सट्रैक्ट करके इसके ऊपर नेगेटिव ले आएगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये कह रहे हैं आपका अटैक करा रहे हैं साइक्लोहेक्सिनॉन में। तो ये नेगेटिव जाके यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से यहां पे क्या बन जाएगा देखना, यहां पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा OH, और इधर वाला कार्बन जिसपे एक तरफ साइनाइड जुड़ा है और एक तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, और उस बेंजीन रिंग पे OCH3 है। तो आप कहोगे सर रैंडमली ये क्वेश्चन बीच में कैसे आ गया, हम तो अच्छा वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, अब आपने यहां पे बेस भी लगा दिया, आपने यहां पे एडिशन रिएक्शन भी लगा दी, तो आप कर क्या रहे हो। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो इसमें पहला स्टेप है देखो वो न्यूक्लियोफाइल था, इसका मतलब यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका क्वेश्चन सोलली एक रिएजेंट के बेस पे या एक मैकेनिज्म के बेस पे नहीं आएगा, वो ऐसे मिक्स होके आएगा। अब लास्ट स्टेप में आपके पास क्या है, आपके पास H2Ni है, और H2Ni क्या करता है, H2Ni इस साइनाइड को CH2NH2 में चेंज कर देंगे। अब हमें पता लगाना है आउट ऑफ ऑल दी फोर ऑप्शंस, यहां पे इस कार्बन पे देखो एक OH ही गायब है, इस कार्बन पे CH2NH2 होना चाहिए था। तो आप इस कार्बन को देखो, यहां पे एक CH2NH2 लगा हुआ है, और इसके एडजेसेंट कार्बन पे एक OH है और एक मेरे पास रिंग है। तो हमारे सॉल्यूशन में भी यही आ रहा था कि ये जो कार्बन जुड़ा है इस पे यहां पे एक रिंग है और साथ में एक OH भी लगा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है मेरा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तरीका था सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बिकॉज मैं हर एक चीज
आपको पूरी डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं। तो अब हमारे पास ये था कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमने जो हेलो एरीन वाला पार्ट है उसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हेलो एल्केन में हम कर चुके हैं, अब हमें एलो एरीन में डील करना है। तो हेलो एरीन में ऐसा क्या हुआ कि ये वाली मैकेनिज्म नहीं पॉसिबल हो पाई और वहां पे क्या एडिशनल कंडीशंस आई, वो फॉलो हमें करके एक नई रिएक्शन देखनी है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, SNAR रिएक्शन। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।